गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू करेंगे। और टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था और उसी टॉपिक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। और कुछ केस इसके बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए केस हैं उनको भी समझने वाले हैं आज की क्लास में। और लास्ट क्लास में हमारा अपोजिट लेटर हो गया था। कल मैंने आपको प्रॉपर तरीके से अपोजिट लेटर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और बताए थे, ठीक है। और हर बच्चे को ये अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपोजिट लेटर निकलते हैं, और सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए। कल मैंने आपको अपोजिट लेटर निकालना भी सिखाया था और उसके साथ साथ हमने अपोजिट लेटर याद किए थे, ये कॉन्सेप्ट भी सीखा था। दोनों बातें हमने सीख ली थी, समझ ली थी, जान ली थी। और उसके बेस पर क्वेश्चन कैसे बने थे हमने ये भी प्रॉपर तरीके से जाना था। तो अपोजिट कॉन्सेप्ट हमारा कल कंप्लीट हो गया था। उसी के आगे आज की जो सीरीज चलेगी वो उससे नेक्स्ट सेशन चलेगा, अगला केस चलेगा बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। बेटे डीपीपी के क्वेश्चन मैंने बोल तो दिया था, जैसे ही क्लास हमारी ये टॉपिक ओवर हो जाएगा उसके बाद मैं डाउट सेशन रखूंगा। मैंने आपको सभी बच्चों से बोला था कि हर टॉपिक का मैं डाउट सेशन रखा करूंगा। टॉपिक कंप्लीट डाउट सेशन, टॉपिक कंप्लीट डाउट सेशन, तो जिसमें आप डाउट सेशन में आप सारी अपनी समस्याएं पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आप सवाल लगाते रहो क्योंकि कभी कभी ये टॉपिक चल रहा है, हो सकता है एक आध सवाल अगले केस का हो जो अब अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो, इसलिए कभी कभी किसी बच्चे का एक दो सवाल बन जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पूरी डीपीपी प्रॉपर आराम से लगा लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम बनती है, तो वो डाउट सेशन में क्लियर कराई जाएंगी, डाउट सेशन में, ठीक है। कल और कोडिंग डिकोडिंग चलेगा। कल हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद परसों हम इसका डाउट सेशन रख लेंगे और डाउट सेशन कंप्लीट कराने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो काफी बच्चों की डीपीपी क्लियर है, सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं। तो किसी बच्चे का अगर एक आध क्वेश्चन रह भी जाता है तो वो डाउट सेशन में पूछ लेना, वहां पर मैं आपका क्लियर करा दूंगा बच्चों, ठीक है। ओके, तो शुरू कर ले, आज की सीरीज को भी शुरू कर ले। तो आज चलेगा बेटा, आपका जो केस होगा आज वो होगा टाइप नंबर 3, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। पहला केस हमारा हो गया था, दूसरा केस हमने नंबर कोडिंग पढ़ा था, तीसरा केस हमने आपका रिवर्स इंटरचेंजिंग पढ़ा होगा, चौथा केस हमने अपोजिट लेटर पढ़ा था। अब आएगा बेटा पांचवा केस। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 को, और टाइप नंबर 5 में हम जानेंगे मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग। तो मिक्स कोडिंग के सवाल भी समझ लेते हैं। सर इसके सवाल कैसे बनेंगे, इसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से जानेंगे। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे प्रॉपर तरीके से और मिक्स कोडिंग की कहानी को भी समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। निर्मल तिवारी, बेटा 3 और 5 बता दीजिए। बेटा मेरे पास अभी डीपीपी है नहीं, और डीपीपी के बारे में मैंने आपको बता तो दिया हर बार। मुश्किल से 8-10 सवाल बनेंगे, तो वो परसों आपकी डीपीपी की प्रॉब्लम चलेंगी तो उसमें पूछ लेना। जब मैं स्पेशल डीपीपी के लिए सेशन बना रहा हूं आपके लिए कि डीपीपी में जितनी समस्या आएंगी वो एक दिन में सारी, जैसे दो दो ज्यादा से दो दो प्रॉब्लम होगी डीपीपी में, तो वो 8-10 प्रॉब्लम बनेंगी, वो एक दिन में प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। इसलिए पहले आप सॉल्व कर लो, पढ़ तो लो पूरा टॉपिक, अभी टॉपिक ही नहीं पढ़ा पूरा आपने, तो कुछ समस्याएं बन सकती हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। समझने की कोशिश किया करो। तो मिक्स कोडिंग को समझ लो, मिक्स कोडिंग की कहानी किस तरीके से बनेगी। मिक्स कोडिंग में कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने एक सवाल दिया आपके सामने कि राम इज गुड, और इसका मैंने कुछ भी कोड लिख दिया। मैंने कोड लिख दिया बेटा
423 और नीचे लिखा बेटा श्याम इज बेड और इसका कोड लिख दिया बेटा मैंने 269 और आपसे पूछ लिया गुड एंड बेड, गुड एंड बेड और इसका कोड लिख दिया बेटा मैंने आपका 486 और आपसे किसी का भी कोड पूछ लिया, आपसे बच्चे किसी का भी कोड पूछ लिया तो कोड निकालने का तरीका क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये इसको मिक्स कोडिंग बोलते हैं बच्चों, है ना। इस सवाल को मिक्स कोडिंग बोलते हैं। सवाल हमेशा कंबाइंड बनता है। जैसे इसने लिखा राम इज गुड का कोड हमारा 423 है। अब हमें यह पता करना है कि राम का कोड 4 होगा या 2 होगा या 3 होगा। कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी लेटर हो सकता है। श्याम इज बेड का मतलब है 269। अब मैं पूछूं आपसे श्याम का कोड बताओ तो बीच वाले में से कोई एक होगा, या तो 2 होगा या 6 होगा या 9 होगा। कौन सा कोड है ये एग्जैक्ट हमें पता करना होता है। ऐसी गुड एंड बेड का कोड 486 होगा। आपको एग्जैक्ट कोड किसी अब सारे बच्चे पढ़ने पे फोकस कर लेंगे, सारे बच्चे पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। तो किसी का भी कोड पूछेगा, कोड निकालने का तरीका होता है दोस्तों इसमें। आप सबसे ज्यादा कॉमन देखते चले जाओ, कोड अपने आप निकलता चला जाता है। भाई जो लेटर, जो मीनिंग एक बार आएगा उसका कोड एक बार होगा, जो मीनिंग 2 बार आएगा उसका कोड 2 बार होगा, जो मीनिंग 3 बार आएगा उसका कोड 3 बार होगा। ऐसे सवाल कभी भी दोस्तों आया करें। आप कभी ये मत देख लेना कि राम सबसे पहले लिखा है तो राम का कोड पहला वाला हो गया। ऐसा नहीं होता कभी भी। राम का कोड ऊपर वाले में से कोई एक होगा, श्याम का कोड नीचे वाले में से कोई एक होगा, गुड़ का कोड नीचे वाले में से कोई एक होगा। आप कॉमन देखते जाओ, आंसर बनता चला जाएगा। जैसे आपसे पूछे इज का कोड बताओ तो इज 2 बार आ रहा है। देखो इज पहले वाले में आया, इज 2 बार दूसरे वाले में आया, तीसरे में इज है नहीं। तो पहले और दूसरे में सर क्या कॉमन है? आप बोलेंगे इधर 2 कॉमन है, इधर 2 कॉमन है। तो इज इधर 2 बार तो उधर भी इज 2 बार आ रहा है। तो आप बोलेंगे इज का कोड कितना हो जाएगा, यहां लिखता चला जा रहा हूं। तो इज का कोड कितना हो जाएगा सर 2। तो इज का कोड तो हमने 2 लगा दिया। अगर सवाल में पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तो इसको हम काट देंगे। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से कोड निकाले जाते हैं। अब दूसरा देख लो बेटा। अब सबसे ज्यादा नजर क्या आ रहा है? आप बोलेंगे सर बेड नजर आ रहा है। आपने देखा बेड 2 बार लिखा है, बेड और बेड, नीचे के दोनों में बेड आया 2 बार, तो नीचे के दोनों में बेड का कोड भी 2 बार होगा। 6 2 बार लिखा है तो हम ये मान सकते हैं सर बेड का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बेड का कोड कितना हो जाएगा? 6। भाई सीधी सी बात, अगर बेड का कोड पूछा होगा तो उसे टिक कर देना, आपका सवाल सॉल्व हो गया। अगर नहीं पूछा तो हम बेड को भी काट सकते हैं। अब बेड के बाद अगला देखेंगे क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको। आप बोलेंगे सर गुड़, गुड़ आपका ये आ रहा है और गुड़ आपका ये आ रहा है। तो गुड़ कितने बार आया सर? 2 बार। पहले में और लास्ट में, बीच वाले में गुड़ है नहीं तो बीच वाले से कोई मतलब नहीं रखेंगे। पहले और लास्ट में गुड़ का कोड क्या कॉमन है बेटा? आप बोलेंगे सर 4 कॉमन है। आप बोलेंगे सर 4 कॉमन है। तो गुड़ का कोड कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। गुड़ का कोड कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ऐसे सारे आंसर अपने आप निकलते चले जाते हैं, सारे आंसर अपने आप निकलते चले जाते हैं। अब एंड में बेटा यहां पर क्या बचा? अब हमने एंड में देखा बच्चों, तो एंड में यहां पर क्या बचा सर? राम। तो राम अकेला बचा तो अकेले का कोड कितना हो जाएगा बेटा? 3, क्योंकि उधर 3 बचा। इधर क्या बचा सर? श्याम। तो श्याम का अकेला कोड क्या रह गया सर? 9। ठीक। यहां क्या बचा? एंड। तो एंड का यहां पर कोड कितना रह गया बेटा? 8। तो इस तरीके से सबके आंसर अपने आप निकल आते हैं। इस तरीके से बेटा सबके आंसर अपने आप निकल आते हैं। जो कॉमन दिखे उन्हें हटाते चले जाओ। उसके अलावा जो भी सिंगल सिंगल रह जाते हैं उनके कोड जो रह गए वही वाले होते हैं। ऊपर वाले में राम बचा तो राम का कोड 3 होगा, बीच वाले में श्याम बचा तो श्याम का कोड 9 होगा, लास्ट वाले में एंड बचा तो एंड का कोड 8 होगा और हमारा सवाल खत्म हो जाता है। तो जब भी कभी बच्चों इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिले तो आप सवालों को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
एक सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं और इस सवाल का सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाउ आर यू, यहां लिख देता हूं HOW, हाउ आर यू। इसका जो कोड बनाया है बच्चों वो N टिन और FU बनाया है और FU बनाया है और आगे लिखा है आर यू देयर। इसका कोड जो बनाया है ये रहा टिन C और N। तो इन सूचना के दिए गए आधार पर प्रश्नों को हल कीजिए। तो दो ही दिए केवल, आपको हाउ का कोड पता करना है। हाउ का कोड कितना होगा? तो बेटा हाउ का कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लो बेटा। तो हाउ कहां पर है बेटा? हमारा ये रहा। तो इस हाउ का कोड पता करना है। तो हाउ के लिए बेटा हमें दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन क्या है? आपने देखा, देखो आर कॉमन है, ठीक है, यू कॉमन है, ठीक है। सर कितने लेटर कॉमन है? सर 2 लेटर कॉमन है, 2 लेटर कॉमन है। अगर यहां पर आर कॉमन है, यू कॉमन है, तो यहां पर भी 2 लेटर कॉमन होंगे, यहां पर भी 2 लेटर, यहां टिन कॉमन है और यहां पर बेटा आपका एन ई कॉमन है, NEE कॉमन है। तो आर यू का NE टिन में से कोई एक होगा। अब अकेला बचा कौन? अब अकेला कौन बचा? ये दोनों तो कट गए। अब यहां बचा आपका हाउ और इस हाउ का कोड यहां पर बचा बेटा FU। तो एग्जैक्ट आंसर बेटा क्या बन जाएगा? हाउ का कोड FU हो जाएगा और C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं अब आपको पूरा लिख के दिखा देता हूं। अगर वो हाउ का कोड पूछे, सुन लेना बच्चे, तो आपका आंसर क्या लगेगा बेटा? FU, ठीक है। अगर देयर का कोड पूछे कि सर देयर का कोड बताओ, तो देयर को नीचे कौन बचा? सर AC। तो आपका आंसर बनेगा सर AC। तो आपका आंसर बैठेगा बेटा AC। दोनों बातें क्लियर होगी। हाउ का कोड ऊपर बचा FU, देयर का कोड, अब ये देयर बचा, तो इस देयर का कोड क्या हो जाएगा? नीचे AC बचा। लेकिन अगर बच्चों वो सवाल में आपसे यू का कोड पूछ लेता कि सर यू का कोड बताओ कितना होगा, यू का कोड कितना होगा, तो कोई बच्चा यू का कोड बता सकता है? यू का कोड कितना होगा? अगर मैं आपसे यू का कोड पूछूं तो इसका आंसर क्या लगेगा? यू का कोड कोई भी बच्चा जल्दी से बताए, यू का कोड क्या होगा? टिन लगेगा या एनी लगेगा? यू के कोड में यू का कोड क्या होगा? टिन या एनी? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टिन होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं एनी होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो आर यू 2 कॉमन है। अगर कोई एक कॉमन होता तो उसका कोड हम आसानी से पता कर लेते, लेकिन बच्चों कभी 2 कॉमन हो तो इसका मतलब हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि आर यू कॉमन है तो एनी और टिन कॉमन है, तो कौन किसका ही क्लियर नहीं कह सकते। तो ऐसी कंडीशन में अगर डबल कॉमन मिले तो हमेशा आंसर लगेंगे दोनों में से कोई एक। तो क्या लगाएंगे? या तो होगा एनी और या होगा टिन। एनी या टिन लगाया जाएगा, ऑप्शन या में आएगा बेटा, याद रखेंगे ऑप्शन हमेशा या में आएगा। अगर पूछे आर का कोड बताओ, अगर पूछे आर का कोड बताओ तो भी यही आंसर लगेगा, NE या टिन, दोनों में से कोई एक होगा। आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कौन होगा, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कौन होगा। तो इसलिए इसके आंसर, इन दोनों के आंसर हमेशा किस में आएंगे? या में आएंगे। या तो ये होगा या ये होगा, हम आंसर या में ही लगाएंगे बच्चों, कभी भी एग्जैक्ट नहीं लगा सकते। हां दोनों में से कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। तो आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा NE या टिन, NE या टिन। मैंने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। मैं आपको पूरा सवाल इसलिए सॉल्व करके बेटा समझा रहा हूं क्योंकि आपसे कोई सा भी सवाल पूछ ले तो आप फंसे नहीं, आसानी से निकल जाए बच्चों, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में कोई एक सवाल पूछा जाएगा और ध्यान रखना ये सवाल आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और ये सवाल बेटा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? सतीश कुमार, मेरी दीदी को समझ में नहीं आया है। क्या समझ में नहीं आया बच्चा दीदी को? है ये तो सिंपल सवाल था। तो पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। तो जिसका सिंगल बचेगा उसका तो हाउ का FU हो गया क्योंकि हाउ ऊपर अकेला बचा, नीचे देयर था तो देयर का SE हो गया। अब आर यू दोनों में कॉमन थे तो इन दोनों के इधर भी दोनों कॉमन होंगे।
अब हमको कैसे पता चले कि इस आर का कोड ये होगा या ये होगा? एग्जैक्ट नहीं तो ऑप्शन या में लगा देते हैं, या तो नी या टिन, नी या टिन लग जाएगा और सवाल खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक दो सवाल और करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे उसने देर का कोड पूछा था, देर का कोड बताओ, तो देर का कोड अभी हमने क्या निकाला था? देर का कोड सी, तो एस ई आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी लगा देंगे बेटा हम, इसका आंसर डी लगा देंगे बेटा। ठीक है बेटा, अभी अगला सवाल और समझा दूंगा, एक अगला सवाल और समझा दूंगा। उसने देखो आर का कोड पूछा था, आर का कोड बताओ क्या होगा? तो आर का कोड क्या निकाला था अभी हमने? आर का कोड क्या निकाला था? नी या टिन। तो आर का कोड नी या टिन लगाया था, तो यही लगा देंगे। आर का कोड क्या हो जाएगा? नी और टिन, नी और टिन। तो करेक्ट ऑप्शन सी लग जाएगा, ये लग जाएगा। या तो ये होगा या टिन होगा। एग्जैक्ट आंसर हम सी लगा देंगे। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? तो सवाल कैसा भी पूछेगा इस तरीके से निकाल लेंगे। ऐसे देखो यू का कोड बताओ कितना होगा, तो इसका भी आंसर सी लगा देंगे, नी या टेन होगा, क्योंकि इसका भी आंसर बेटा एग्जैक्ट नहीं लगा सकते। यू का कोड भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्या बोलेंगे? नी होगा या आपका 10 होगा, या आपका 10 होगा। इसका भी आंसर हमने ये निकाला था। तो पूरा सवाल जब हमने सॉल्व किया था, तो अलग अलग तरीके से किसी का भी सवाल पूछेगा, आंसर पूछेगा, आप आंसर एग्जैक्टली इसी तरीके से निकालते चले जाएंगे। पॉइंट सभी को क्लियर है? एक बार और समझा दें, अगले सवाल को समझाता हूं। एक अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को मैं और समझा दूंगा, इसको समझ लेंगे। सी इज गुड, सी इज गुड का मतलब है 125। ठीक है बेटा? इज ही बैड, इज ही बैड का मतलब है 579। आगे आर वी, वी गुड का मतलब है 284, 284। तो इनके बेस पर आपको सी का कोड निकालना था कि सी का कोड कितना होगा सर, इस सी का कोड कितना होगा। तो निकालने का तरीका, सबसे ज्यादा आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, और कॉमन देखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। हाँ बेटा, मींस डबल ग्रुप में अगर डबल कॉमन होंगे तो डबल की पॉसिबिलिटी बन जाती है, डबल की। अभी एक या वाला और समझा दूंगा, अभी एक या वाला और समझा दूंगा बच्चों। इसका आंसर समझ लेते हैं। तो सबके कोड सामने लिखे। सी इज गुड का मतलब है 125 है, इज ही बैड का मतलब है 579 है, आर वी गुड का मतलब है 284 है, 284 है। अगर हमें कभी किसी का भी कोड पता करना हो तो आप सबसे पहले कॉमन देखा करो, कॉमन क्या है। आपने देखा सर इज कॉमन है, ये रहा, इज ये रहा। अब इज कितने बार आया? 2 बार। फर्स्ट सेकंड में इज कॉमन है। अब थर्ड वाले में तो इज है नहीं, तो थर्ड वाले को चेक करना नहीं, थर्ड वाले को भूल जाओ। इज हमारा फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, तो फर्स्ट सेकंड में इधर क्या कॉमन है बेटा? 5। यहां हमारा 5 कॉमन है। तो अगर आपसे वो पूछे सर इज का कोड क्या होगा, तो आप बोल देंगे सर 5 होगा, आप बोल देंगे 5 होगा। और ये इज की कहानी हमारी यहां से कंप्लीट हो जाती है। और जो निकल गया उसे काट दिया करो, जिससे हमारा माइंड उसके ऊपर नहीं जाए। हमें सी का कोड पता करना था, तो वो गुड़ और हटा दो। तो गुड़ आपको कहां दिखाई दे रहा है? नीचे लिखा था गुड़, यहां गुड़ लिखा था, ये गुड़ लिखा था। अब आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटा? दूसरा देखेंगे बेटा हम, तो हमने देखा यहां पर गुड़ आ रहा है और यहां पर भी गुड़ आ रहा है। अब गुड़ कितने बार आया? 2 बार। बीच वाले में तो गुड़ है नहीं, तो बीच वाले से कोई मतलब नहीं। ऊपर और नीचे वाले में चेक करो क्या कॉमन है। आप बोलेंगे 2 कॉमन है, आप बोलेंगे 2 कॉमन है। तो गुड़ का कोड कितना हो जाएगा बेटा? 2। अब गुड़ का कोड बेटा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो इज का हो गया 5 और गुड़ का हो गया 2, तो ये भी कट गया, 2 भी कट गया। अब बचा कौन? सी बचा। अब सी तो बचा, तो सी का कोड इधर क्या रह गया सर? 1 रह गया। तो जो रह गया उसका कोड वही हो जाएगा। तो सी का कोड 1 रह गया, तो सी का कोड ही पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या लग गया बेटा? 1 लग गया। ए इज द राइट ऑप्शन लग गया। तो चीजें इस तरीके से आसानी से बन जाती हैं, चीजें इस तरीके से आसानी से बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक, तो इज का कोड हमने निकाला 5, गुड़ का कोड निकाला हमने बेटा 2, गुड़ कॉमन था, ऊपर नीचे तो 2। अब कुछ कॉमन नजर आ रहा है? अब देखना सामने, क्या आपको अब कुछ कॉमन नजर आ रहा है? आप बोलेंगे ही लिखा है, बेड लिखा है, आर लिखा है, बी लिखा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 आंसर एग्जैक्ट निकले, इज और गुड़ का,
और सी का एग्जैक्ट निकल आया बेटा आपका। अगर अब आपसे वो ये पूछे कि सर इस बेड का कोड क्या होगा, तो आंसर क्या बताएंगे? बताओ भाई। अगर मैं अब सवाल में ये पूछ लूं कि सर बेड का कोड कितना होगा, बेड का, अगर मान लो ये सवाल में पूछ लिया जाए कि सर बेड का कोड कैसे बताएंगे, तो सारे बच्चे कमेंट करके जल्दी से बता दो। अब इस सवाल में बेड का कोड कैसे निकालूं, इस बेड का कोड कैसे निकालूं, इस बेड का, इसका कोड कैसे निकाला जाएगा बेड का? तो क्या बेड कहीं कॉमन नजर आ रहा है? कुछ नहीं। अब बेड का कोड निकालने के लिए एक तरीका है, या तो बेड कहीं कॉमन हो या ही हट जाए। क्या ही को हटा सकते हैं? ही भी नहीं हटा सकते, बेड भी नहीं हटा सकते। तो इनका आंसर इन दोनों में से कोई एक ही तो होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब कुछ कॉमन नहीं बचता तो हम या में आंसर लिख देते हैं। तो या तो 7 होगा या 9 होगा। आंसर हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अगर आपसे पूछे सर ही का कोड कितना होगा, तो ही के लिए भी यही लिखेंगे, या तो 7 होगा या 9 होगा, या तो 7 होगा या 9 होगा। अगर आपसे पूछे सर आर का कोड कितना होगा, अगर आपसे पूछे आर का कोड कितना होगा, तो आर नीचे लिखा है, अब आर का भी आंसर नहीं निकल सकता, तो आर का कोड नीचे वाले में से होगा, या तो 4 होगा या 8 होगा, 8 होगा या 4 होगा। इसका कोड हमने ये आर का कर दिया। आर का कोड कितना होगा, 4 या 8। ठीक है बच्चों। अगर आपसे पूछे वी का कोड कितना होगा, तो बोल देना बेटा वी का कोड कितना होगा, 4 या 8 होगा, 4 या इसका भी 8 होगा। सारे आंसर निकलते चले जा रहे हैं, देख लो। पॉइंट सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से हम किसी के भी आंसर लगा सकते हैं। इस तरीके से बेटा हम किसी के भी आंसर लगा सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लो, अलग अलग सवाल पूछे हैं। बी बेड का कोड क्या होगा, बी बेड का। अब उसने हमसे सवाल पूछा है सर बी और बेड का कोड कितना होगा, बी और बेड का कोड। तो बी बेड का कोड निकालते हैं बेटा। बी का कोड कितना है, देखो बी और बेड का। तो बी हमारा किस में आ रहा है, ये रहा, और बेड हमारा इसमें आ रहा है। इसका मतलब है बी और बेड का कोड लगाने के लिए एक नंबर इसका चाहिए, एक नंबर इसका चाहिए। तो बी का कोड कितना है, देखो हमने बी का कोड निकाला था 4 और 8 होगा। तो बी का कोड कितना है, बी का कोड हमने जब निकाला था, बी का कोड जब निकाला था तो कितना था, 4 या 8, 4 या 8 था। और बेड का कोड कितना था, बेड का कोड कितना निकाला था हमने, बेड का कोड कहां है बेटा, बेड का कोड ये रहा, 7 या 9, 7 या 9 होगा, 7 या 9 होगा। अब इसका आंसर टिक कैसे किया जाए, अब यहां लिख लिया बेटा मैंने। ठीक, अब समझना, बी का कोड 4 या 8 निकला था, बेड का कोड 7 या 9 निकला था। अब आंसर कैसे लगेगा, आंसर एग्जैक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है बी के लिए जो नंबर आएगा वो 4 या 8 में से आएगा, या तो यहां 4 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। तो पहले 4 या 8 लगेगा, तो 9 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 4 या 8 हो नहीं सकता। तो कहानी ये भी खत्म होगी बेटा, कहानी। अब उल्टे सीधे लिख दिए, तो क्या 4 8 दोनों के हो सकते हैं? इसका मतलब एक आंसर इसका चाहिए, एक आंसर इसका चाहिए, दोनों में से एक एक आंसर चाहिए। बी और बेड के लिए क्या चाहिए बच्चे, दोनों में से एक एक आंसर चाहिए, दोनों में से एक एक। तो 4 8 हो सकता है, 4 8 हो नहीं सकता, खत्म। 7 9 हो सकता है, 7 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नीचे के नहीं आ सकते, दोनों ऊपर के नहीं आ सकते, ये भी खत्म। 3 6 हो सकता है, 3 6 हो नहीं सकता, ये भी खत्म। 9 और 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डी इज द राइट ऑप्शन। 9 8 लगेगा। कैसे 9 8 लगाया सर, 9 नीचे वाले में से आ गया, एक नीचे वाले में से चाहिए, और 8 ऊपर वाले में से आ गया, तो एक नंबर इसमें से, एक नंबर इसमें से। तो हमने इस सवाल का जो आंसर लगाया वो ऑप्शन बेस्ड सवाल था, 9 और 8 लगा दिया, 9 और 8 लगा दिया बेटा। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ड सवाल है, तो इसका जो आंसर लगाया वो हमने 98 लगाया है, 98। ये मैंने क्या बोला, एक ऑप्शन बेस्ड सवाल है, ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, बाकी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। अगर हम इसको ऑप्शन से सवाल को लगाना चाहें तो केवल डी ऑप्शन ही हिट हो सकता है, बाकी कोई ऑप्शन हिट नहीं हो सकता बेटा। हाँ, लगभग पासे से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो नॉन ऑफ दीज लगा देते, फिर और क्या करते हैं ना। मेरा कहने का मतलब बेटा ये होता है कि जो भी आंसर लगेगा, अब इनके आंसर एग्जैक्ट तो है नहीं,
तो एक नंबर इसमें से होना चाहिए, एक नंबर इसमें से होना चाहिए, वही आंसर सही है। आप इसका 4 या 9 भी लगा सकते थे, आप इसका 7 या 4 भी लगा सकते थे, मतलब एक एक दोनों में से चाहिए, दोनों में से एक एक चाहिए। तो वो 98 ऑप्शन ही हमारी इस बात को फॉलो करता है, यही ऑप्शन ही केवल इस बात को फॉलो करता है कि दोनों में से एक एक 98 में ही आ रहा है। हाँ बेटा, ये मैं आपको इस लेवल के सवाल करा रहा हूं कि आपका एनटीपीसी में ना सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, कोई सा भी सीबीटी हो, आप फंसोगे नहीं, टेंशन मत लो, निकल जाओगे वहां से आराम से। अभी मैं आपको प्रैक्टिस डीपीपी दे दूंगा आज इसकी, वहां से सवाल और लगा लेना। ये सवाल बहुत आसान होते हैं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, पहली बार सीख रहे होगे कुछ बच्चे, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। इन सवालों को करने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि सवाल को देखते ही डायरेक्ट लगा देते हैं हम, ऑप्शन देखते ही लगा देते हैं। और ये रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, रेलवे वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं बच्चे, उनमें क्या होता है, उन उन सभी एग्जामों में एक सवाल आता है। और जब भी बच्चों एक सवाल आता है ना, तो वो बहुत सिंपल सा सवाल होता है। ये सवाल जब बैंक में आता है ना, तो वहां पर थोड़ा सा टफ आ जाता है, क्योंकि वहां 5 नंबर में सवाल आता है। और जब ये 5 नंबर में सवाल आएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अगर यही सवाल बेटा अगर छोटा होगा तो वो 1 नंबर में होगा तो छोटा होगा। ट्रिक इसकी ये होती है कि हमेशा वो ऐसे नंबर का कोड पूछता है जिसमें जो कॉमन नहीं होता, वो बहुत चालू होता है पूछने वाला। जो सवाल इसको बनाता है वो व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार समझता है, तो हम उसकी होशियारी के साथ ही खेलेंगे। कैसे? वो हमेशा ऐसे का कोड पूछेगा जो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अगर कॉमन होगा तो आप कॉमन देख के निकाल दोगे आंसर। वो हमेशा ऐसे का कोड पूछता है जो कॉमन नहीं होगा, तो आप सवाल को उल्टा कर दिया करो। जो कॉमन नहीं होगा इसका मतलब एक बार लिखा है, तो एक बार लिखा होगा। ऐसे का सवाल पूछता है जो एक ही बार लिखा हो, तो उसका कोड एक बार जिसमें दिया होगा वही टिक कर देंगे, खत्म कर देंगे सवाल को। आगे 1-2 सवाल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। ऐसा नंबर जो कॉमन नहीं हो, तो इसका मतलब एक बार लिखा होगा। अब जो नंबर एक बार लिखा होगा तो उसका कोड भी एक बार लिखा होगा, चेक कर लेना, जो एक बार लिखा होगा वही टिक कर देना, काम खत्म हो जाएगा। तो इसके भी बेस्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट बनते हैं, अप्रोच होती है, भाई रीजनिंग है ये तो, है ना। तो रीजनिंग में हम अप्रोच लगाते हैं, और इसकी एक ऐसी अप्रोच होती है कि सवाल को, जैसे ऑनलाइन पेपर में तो बहुत काम करती है ये अप्रोच, क्योंकि भाई एग्जाम हॉल में अगर लिखकर सवाल को करोगे तो बहुत कहानी खत्म हो जाती है, बहुत समय लगता है, और किसके पास इतना समय है। तो ऐसे सवालों को अप्रोच से किया जाता है। तो पहले सीख लो, अप्रोच भी बता दी जाएंगी आपको कि सवाल देखते ही कैसे टिक कर दिया जाए। तो देखते ही टिक करने से पहले पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए, तब हम कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको सब कुछ एकदम सब कुछ पका पकाया एकदम फ्रेश माल मिल जाए, कि नहीं सब कुछ डायरेक्ट सवाल को ऐसे कर दो। ऐसी पॉसिबिलिटी में हमें हमेशा ये होता है कि आप कहीं ना कहीं चीजों को रट रहे हो, है ना। चीजें अगर आपको सच में समझनी है, सीखनी है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना कि सवाल रियलिटी में ऐसे बनता है, फिर हम उसकी अप्रोच पे वर्क करते हैं कि ये सवाल डायरेक्ट कैसे बन सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे बन सकता है, तो सारी चीजें एक एक करके बनेंगी। एक अगला सवाल आ गया ये आपके सामने, एक थोड़ा बड़ा सवाल दिया मैंने। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का कोड ये रहा, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का मतलब ये रहा, मनी मेक्स ओनली पार्ट का अर्थ ये रहा, और डिमांड्स मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स का अर्थ ये रहा। तो सूचना के आधार पर आपको आंसर पता करने हैं, सबके आपको अलग अलग आंसर पता करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा है उसने, मेक्स का कोड बताओ, मेक्स का कोड कितना होगा। उसने हमसे सबसे पहला कोड मेक्स का पूछ लिया है, देखो ये रहा मेक्स। तो मेक्स का कोड निकालना है, तो आप यहां पर सीधे सीधे ऐसे देखो, मेक्स का कोड पता करना है। सर मेक्स का कोड कितना होगा, अब ये देखेंगे बेटा मेक्स कहां पर लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मेक्स इसमें है नहीं। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसमें मेक्स नहीं है। मनी मेक्स, देखो मेक्स ये रहा, ये रहा मेक्स। ओनली पार्ट, तो इसमें भी देखो मेक्स एक ही बार आया है, और अंत में देखो मेक्स ये रहा। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, एक मेक्स ये रहा। तो मेक्स 2 बार मिल गया, काम हो गया हमारा। यहां से मेक्स का कोड पूछा था, अब मेक्स कितने बार आ गया सर, 2 बार। तो इसका कोड सर ये रहा, और इसका कोड सर ये रहा। तो इन दोनों में चेक कर लो क्या कॉमन नजर आ रहा है। मनी मेक्स ओनली पार्ट, कोई और कॉमन तो नहीं, देख लेते हैं बेटा। मनी मेक्स ओनली पार्ट, तो हमने देखा मनी मेक्स ओनली पार्ट, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने एक बात देखी, मेक्स हमारा एक तो लिखा है इस वाले ग्रुप में, और एक मेक लिखा है बेटा इस वाले ग्रुप में,
और मेक का कोड पूछा था, तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही इसका आंसर। तो यहां पर भी जेड आई आ रहा है और यहां पर भी जेड आई आ रहा है, तो राइट आंसर बेटा क्या बन गया? जेड आई। सवाल को करने की जरूरत नहीं थी, सवाल हमारा डायरेक्ट यहीं से खत्म हो गया। राइट ऑप्शन बेटा आपका जेड आई बन गया और यही इस सवाल का राइट आंसर था। तो आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने डायरेक्ट आंसर जेड आई बना दिया और यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल, सवाल खत्म हो गया 1 सेकंड में। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे तो हम डायरेक्ट इसी तरीके से करके तुरंत आगे निकल लेते हैं, तुरंत आगे निकल लेते हैं। ऐसे ही वो किसी का भी कोड आपसे पूछ सकता है, तो मैं आपको एक ऐसा कोड पूछता हूं जिससे आप देखो डायरेक्ट निकाला जाए। मेक्स का तो सभी का क्लियर हो गया। अब देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसी काम करती है ना। अब इस सवाल पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं ना। तो सवाल का पोस्टमार्टम तो हम करते रहते हैं कभी कभी जब मन करता है तब, ठीक है। तो अब मैं इसका पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ कि चीजें कभी कभी वो परेशान करने वाली आ जाती हैं, तो इनका पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, तो उनकी कहानी भी समझ लो। अब मेक्स तो सभी का क्लियर हो ही गया कि सर मेक्स का कोड तो कैसे निकलेगा, तो हमने ये तो हटा दिया। अब मैं आपको अपनी तरफ से कोड पूछता हूं, है ना। सर ऑनलाइन एग्जाम जो सीबीटी होता है वो हमें ऑफलाइन से ज्यादा टफ लगता है क्या? ऑनलाइन सीबीटी सच में टफ होता है? बेटा ऑनलाइन एग्जाम टफ नहीं होते, ऑनलाइन एग्जाम में कहीं ना कहीं बच्चों की थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं हो तो स्पीड स्लो हो जाती है। एग्जाम तो जैसे ऑफलाइन होता है वैसे ही ऑनलाइन होता है, सवाल वैसे ही दिखेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी कभी बच्चा क्या करता है ना, पेन की आदत होती है बच्चों को करने की सॉल्व, तो पेन से जब सॉल्व करता है क्वेश्चनों को तो वो ऑफलाइन में तो कवर कर लेता है, ऑनलाइन में क्या होता है ऊपर देखकर नीचे सॉल्व करना होता है, तो हो सकता है उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो चीजें समझ में आ जाती हैं बेटा, ठीक है। अब देखो एक सवाल मैं आपको देता हूं इसमें, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और आपको उसका आंसर बताना है। अगर बच्चों में आपसे इज का कोड पूछूं तो आप कैसे आंसर बताएंगे? इज का कोड बताओ बेटा कैसे लिखेंगे? इज का कोड बता दो बेटा, इज का कोड क्या होगा? अगर इज की बात करूं तो पहले वाले में इज बेटा ये रहा, देखो पहले वाले में इज ये रहा। अब हमें इस इज का कोड पता करना है। अगर बच्चों में जे क्या हुआ, इज का कोड क्या होगा? तो इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसमें इज है। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स नहीं है बेटा, इज नहीं है। मनी मेक्स ओनली पार्ट, इसमें भी हमारा इज नहीं है। और डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसमें भी इज नहीं है। अब हमने देखा बेटा इज का कोड निकालने के लिए बेटा, अब इज हमारा कहीं पर भी नहीं है और हमारा नॉट भी कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब है, इसका मतलब नॉट भी कहीं नहीं है। आपका इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, ये रहा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। मनी मिल जाएगा, मनी और मनी। तो मनी और इकोनॉमिक्स के कोड तो हट जाएंगे, पर इन दोनों के आंसर नहीं बन सकते, इज और नॉट के आंसर नहीं बन सकते। क्लियर बच्चों? तो अगर हम इकोनॉमिक्स और मनी का कोड हटा दें तो इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा? आप बोलेंगे सर के ए, तो के ए से हमारा के ए कट गया क्योंकि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कॉमन थे। ठीक, मनी हमारा इधर कॉमन है तो मनी में इधर कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा? तो एल ए से हमारा एल ए कट गया। अब एच ओ जी ए बचे दो, अब दो बचे एच ओ जी, और यहां पर इज और नॉट बचे, इज और नॉट। अब इज और नॉट को नहीं हटा सकते, इज और नॉट को नहीं हटा सकते क्योंकि कहीं पर भी पूरे में चेक कर लो, न तो कहीं इज है और ना ही कहीं नोट है। नोट को भी चेक कर सकते हो, नोट भी कहीं नहीं है, नोट यहां पर भी नहीं है, एनओटी नोट, एनओटी नोट यहां पर भी नहीं है और एनओटी नोट यहां पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए इज और नॉट का कोड एग्जैक्ट नहीं आ सकता,
एग्जैक्ट नहीं आ सकता, तो आंसर क्या बताएंगे? इन दोनों का कोड, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो आप क्या बोलोगे? HO या GA। ऐसे यहां लिख दो बेटा, HO या GA। करेक्ट ऑप्शन बेटा ये बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बेटा ये बनेगा। ऐसे सवालों के आंसर बना देते हैं। पूरी क्लास अपने आप आंसर निकाल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें पहले से बेटर है, क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, ठीक है बेटा। अनुज यादव सीएचएस स्टूडेंट थे बेटा, कितना स्कोर था आपका सीएचएसएल में? अनुज यादव, यूपी वाला। हाँ बेटा, पढ़ने पर फोकस करो है, चीजें कहां पर कभी रह गई देखो, समझो चीजों को। कितना स्कोर कम रह गया, कहां पर स्कोर कम बना, वहां पे वर्क करो। रीजनिंग में कितना स्कोर था अजय यादव? रीजनिंग में कितना स्कोर था? सप्लाई और डिमांड का बताइए बेटा, किसी का भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लो, अब आपको किसी और का पता करना है, जैसे मान लो आपको किसी और का पता करना है, बच्चा कह रहा है सप्लाई और डिमांड का बता दो, तो सप्लाई डिमांड का पता करते हैं। एक तो आ गया सप्लाई और एक आ गया डिमांड, इनका कोड पता करना है। तो बेटा बता दो सप्लाई और डिमांड का कोड क्या होगा। एक बच्चे ने पूछा से सप्लाई और डिमांड का कोड बता दीजिए, तो बेटा सप्लाई डिमांड का कोड पता करते हैं। तो सप्लाई डिमांड हमने ध्यान से देखा बेटा, ये रहा सप्लाई डिमांड, डिमांड ये रहा और सप्लाई ये रहा। क्या ये डिमांड और सप्लाई आपको कहीं पे दिखाई दे रही है? आपने देखा इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, नहीं है। डिमांड ये दिख गया, देखो डिमांड ये रहा और सप्लाई ये रहा, देखो सप्लाई ये रहा, एक ही में कॉमन आ गए। अगले वाले में डिमांड एंड सप्लाई इसमें है नहीं, डिमांड एंड सप्लाई इसमें है नहीं, दोनों में दोनों दोनों कॉमन है, देखो बेटा है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का मतलब ये रहा और डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स का मतलब बेटा ये रहा। अब दोनों में सप्लाई सप्लाई कॉमन है, तो दोनों में दोनों के कॉमन नजर आएंगे, दोनों में दोनों के कॉमन नजर आएंगे बेटा। तो बेटा क्या कैसे निकालेंगे बेटा? डिमांड एंड सप्लाई का दोनों में अगर कॉमन देखूं तो क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटा? आपको नजर आ रहा है, देखो तो एमओ और एमओ नजर आ रहा है, और एमओ के बाद बेटा क्या नजर आ रहा है? टीए और टीए नजर आ रहा है, टीए और टीए नजर आ रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि एमओ टीए में से कोई आंसर होगा। तो इन दोनों का आंसर क्या लगेगा? एमओ या टीए। इसका भी लगेगा एमओ या टीए, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही एक साथ कॉमन है, दोनों एक साथ कॉमन है बेटा, दोनों हमारे एक साथ कॉमन है। डिमांड और सप्लाई का जो कोड है वो इनमें से होगा, और डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड ये होगा। जब दोनों में हमने कॉमन देखा तो डिमांड सप्लाई एक साथ कॉमन नजर आ रहे हैं। जब बेटा एक साथ नजर आ रहे हैं तो दोनों के कोड भी एक साथ नजर आएंगे। एग्जैक्ट कौन किसका ये क्लियर नहीं कह सकते, इसलिए आंसर बेटा यहां बनेगा बेटा। ठीक है, पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बच्चों? अब तो कर लेंगे सारे बच्चे, अब तो सारे बच्चे कर लेंगे। एक बार यस नो में जल्दी से आंसर बता दें। तो इसका आंसर तो हमने लगा ही दिया था। अगले वाले सवाल मनी का कोड क्या होगा। तो अगर मैं आपसे मनी का कोड पूछूं तो मनी का कोड आपने निकाल लिया होगा। मनी का कोड क्या निकाला था बेटा हमने? मनी ये रहा, तो मनी हमारा ये रहा, और मनी और आपको कहां दिखाई दे रहा था बेटा? आप बोलेंगे सर मनी इसमें दिखाई दे रहा था, मनी इसमें दिखाई दे रहा था बेटा। ठीक, मनी दो बार, और कहीं है मनी? नहीं है बेटा। तो पहले में मनी, मनी मेक्स ओनली पार्ट, मनी मेक्स ओनली पार्ट, और तीसरे में मनी, इसमें और इसमें कॉमन देख लो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलेंगे एल ई, देखो एल ई कॉमन आ रहा है, ये रहा एल ई, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो मनी का कोड क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया था मनी का कोड बताओ, तो मनी का कोड बेटा क्या हो जाएगा? एल ए, क्योंकि एग्जैक्ट कॉमन मिल गया आपको, एग्जैक्ट कॉमन मिल गया, और यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। तो मनी का कोड एल ए हो जाएगा, मनी का कोड एल ए हो जाएगा, खत्म सवाल। ऐसे सवाल लगा देंगे आराम से, कर लेंगे बच्चों।
तो इस तरीके से सारे सवाल ये वाले लगा लेना। ये सवाल बाकी के HW दे देता हूं, ये कर लेंगे बेटा। बाकी के सवाल HW दे देता हूं, कर लेंगे। एक सवाल ये आ गया, इसका कर दो, ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, किसी निश्चित कोड में दिया हुआ है, डिवर्स प्लेस विद बिलीव्स को ये लिखा गया है, देन फॉर्मिंग एन अलायंस को ये लिखा गया है। ठीक है बेटा, ये एस है, ध्यान रखेंगे, ये एस लिखा है। ठीक है, ठीक है। आगे वेल ह्यूमन कमिंग क्रॉस को ये लिखा है, और लाइट ईयर वुड दे को ये लिखा है। इनके कोड समझ में, कभी कभी बच्चे, कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बन जाता है, कोई कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो बच्चों कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाए, तो इसका कॉमन बताता हूं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं हो तो कुछ अलग लॉजिक चलता है, कुछ अलग लॉजिक चलता है। डीपीपी कहां मिलेगा? क्लास के साइड में भी दो पीडीएफ मिलती हैं। एक पीडीएफ आपने जो सवाल कराए वो होगी, दूसरी पीडीएफ में आपके जो क्वेश्चन होंगे डीपीपी वाले क्वेश्चन होंगे, जो आपको मैं सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा देता हूं। ठीक है, ये दो डीपीपी आपको हमेशा क्लास के ही साइड से अटैच होकर मिलती है बेटा। ठीक है, इसका लॉजिक समझो। अब देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, चेक करेंगे तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। अब उसने हमसे सबसे पहले पूछा है वर्जन का कोड बताओ, वर्जन का कोड कितना होगा। अब वर्जन का जब उसने हमसे कोड पूछा कि सर वर्जन का कोड कितना होगा, तो वर्जन का कोड निकालने के लिए, वर्जन का कोड निकालना है। क्या वर्जन आपको कहीं दिखाई दे रहा है? क्या वर्जन आपको कहीं दिखाई दे रहा है? तो आपने देखा वर्जन इसमें है, नहीं है, वर्जन इसमें है, नहीं है, वर्जन इसमें है, नहीं है, वर्जन आगे है, नहीं है, कहीं वर्जन लिखा ही नहीं है, कहीं वर्जन लिखा ही नहीं है बेटा। तो वर्जन कहीं लिखा ही नहीं है, और वर्जन का कोड कैसे निकालें फिर? वर्जन जब कहीं लिखा नहीं है तो वर्जन का कोड कैसे निकाला जाएगा? तो आंसर करने का तरीका, तो इस कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि उसके पर्टिकुलर कोड देता है। जैसे कैसे कोड दे रहा है देखो बताता हूं। डिजर्व को C6F लिखा गया है, कैसे देखो, डी पहले लेटर से एक कम कर दिया है, सी लिख दो, सी लिख दिया, सी लिख दिया, और लास्ट के लेटर से एक प्लस कर दिया है, एक प्लस कर दो तो एफ लिख दो, एफ लिख दिया। और जितने लेटर देखो 1 2 3 4 5 6 7, जितने लेटर होंगे उसमें से एक कम करके लिखने हैं, 6 लेटर लिख दो। अगर यहां 7 लेटर हैं इस मीनिंग में तो आपको 6 लिखना है, 8 होंगे तो 7 लिखना है, एक कम करके लिखना है। तो इसमें 7 लेटर तो 6 लिख दो। ऐसे ही आगे कर रहा है, पी में एक कम करूंगा तो देखो ओ लिख दिया, ओ लिख दिया। लास्ट का लेटर ई में एक प्लस कर दो तो ई के बाद देखो एफ लिख दिया। अब लेटर कितने देखो 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो बेटा वहां लिख दो बेटा 4, एक कम करके लिख दो, एक कम करके लिख दो। और ये कॉन्सेप्ट लगातार चल रहा है, किसी का भी चेक कर लो पूरे में यही लग रहा है, पूरे में बच्चा यही लग रहा होगा। अलायंस का चेक करके दिखा देता हूं। अलायंस का देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ए में एक कम करूंगा, पहले लेटर में एक कम तो जेड बन गया, अंतिम लेटर में एक प्लस तो एफ बन गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर तो लिख दो 7, लिख दो 7, ये 7 लिखे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो वर्जन का कर दो, पहले -1 फिर +1, तो v में कम करो u बनेगा, n में +1 कर दो, n के बाद o बनेगा। और कितने लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 की जगह बेटा कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, तो U6O बन जाएगा और यही सवाल का राइट आंसर होगा। U60 बन जाएगा। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? U60, U60, और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा। किसके समझ में नहीं आया बता दो बेटा, किसके समझ में नहीं आया बता दो। ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया हो। पॉइंट क्लियर है? तो कभी कभी बच्चों ऐसे कोड भी देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे कोड कभी भी देखने को मिलेंगे तो आप इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है बेटा, एक सवाल अगला और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बेड का कोड बताओ। अब हमें बेड का कोड पता करना है। तो बेड में कितने लेटर? सर 3, तो पीछे बीच में लिख दो सर 2, -1 इधर +1 इधर, -1 करूंगा ए और +1 करूंगा डी के बाद बेटा ई, तो A2E बन जाएगा, A2E बन जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन बेटा ए बन जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन।
A to E, ए इज द राइट ऑप्शन। तो आपको सिर्फ कोड पता करना है, कोड पता करना है। अगर आपने एक बार कोडिंग पता कर ली कि ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, चीजें बच्चे क्लियर होती चली जाएंगी। एसएससी का पेपर की रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सवाल समझ में आ रहा है? इस तरीके से सवाल कर लेंगे बेटा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां से ऐसे लगा लेना। एक अगला टाइप बेटा मैं और करा देता हूं। टाइप नंबर बेटा 6, टाइप नंबर 6 और देख लो, छठवीं टाइप को और देख लेंगे, फिर एक केस रह जाएगा वो मैं कल करा दूंगा। टाइप नंबर 6 को और देख लेंगे। 6 में बेटा सवाल कैसे बनते हैं, कुछ इस तरीके के सवाल बनेंगे। यदि आंख को हाथ कहा जाए और इसी प्रकार हाथ को मुंह, मुंह को कान, कान को नाक और नाक को जीभ कहा जाता है, तो किसके द्वारा इंसान सुन सकता है? साफ साफ कह रहा है, इफ आई is called hand, hand is called mouth, mouth is called ear, ear is called nose and nose is called tongue. तो which, तो with which of the following would be a person here? व्यक्ति जो सुनता है वो किसके द्वारा सुनता है? तो बच्चों कभी भी ऐसे सवाल देखने को मिले, ये टाइप नंबर 6 होती है। ये सिंपल सवाल होते हैं, एक दो सवाल करा देता हूं, कर लेंगे। तो इनको करने का तरीका क्या होता है, कभी सवाल को पूरा मत पढ़ना, शुरुआत से लेकर कभी भी एंड तक पूरा मत पढ़ना। आपको पढ़ना है लास्ट लाइन, एंड में जो पूछा है बस वो लाइन पढ़नी है और सवाल हमारा वहीं से खत्म हो जाता है। केवल अंतिम लाइन पढ़ा करो, सवाल अंतिम लाइन पढ़ा करो। अंतिम लाइन क्या लिखी हुई है? पर्सन हियर, जो व्यक्ति सुन सकता है, तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? तो किसके द्वारा सुन सकता है बेटा? कान के द्वारा। रियल आंसर कान होता है। हम रियल में किसके द्वारा सुनते हैं? कान के द्वारा। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले, आप क्वेश्चन को कभी पूरा पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने में समय बर्बाद होता है, तो समय की बचत करेंगे। आप डायरेक्ट सवाल को पढ़ा करो, सवाल में पूछ क्या रहा है, तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? तो हम किसके द्वारा सुनते हैं? कानों के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए पर्सन हियर, हियर सुन सकता है कान के द्वारा। अब ऑप्शन में कान दिया होगा तो कान आंसर में लगा देना, गलत हो जाएगा। अब सवाल के अंदर कान को क्या कह रहा है, ईयर को क्या कहा जाता है, तो ईयर को जो कहा जाएगा वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। तो ईयर को जो भी कहा जाएगा, EAR, ईयर को क्या कह रहा है? तो ईयर इज कॉल्ड नोइज, देखो ये लिखा हुआ है, ईयर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ईयर को नोज कहा जाता है। तो राइट आंसर बेटा क्या बन जाएगा? नोज। नोज, नाक बन जाएगी, नाक बन जाएगी बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका नोज बनेगा। तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन। खत्म सवाल। ये ऐसे सवाल लगाए जाते हैं। तो जब भी बेटा कभी भी बेटा कभी भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, अंतिम लाइन पढ़कर सवाल को डायरेक्ट टिक कर देना होगा, सवाल को डायरेक्ट टिक कर देना होगा और आपको पूरा सवाल पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना। ठीक है बच्चों, एक अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पक्षी कहां पर उड़ते हैं? तो आपको सवाल नहीं पढ़ना, डायरेक्ट लास्ट लाइन, पक्षी कहां पर उड़ते हैं, लास्ट लाइन पढ़ो। देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स कहां पर फ्लाई करते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं बर्ड्स बेटा कहां पर फ्लाई करेंगे? आसमान में, आसमान में फ्लाई करते हैं या बादल में? बादल में तो होंगे नहीं बेटा, आसमान में फ्लाई करेंगे। और आसमान को बेटा क्या कहा जा रहा है? आसमान को क्या कहा जा रहा है बेटा? और आसमान को बेटा क्या कह रहा है? तारा कह रहा है। तो रियल आंसर बेटा क्या हो जाएगा? पक्षी कहां उड़ते हैं? आसमान में, आसमान में उड़ते हैं बेटा। तो आसमान को बेटा क्या कह रहा है? आसमान को क्या कह रहा है बेटा? तारा। तो रियल आंसर बेटा कितना बन जाएगा? तारा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा तारा हो जाएगा। स्टार इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन स्टार हो जाएगा। बेटा उसको सॉर्ट आउट करवा लीजिए, अगर कोई ऐसा कुछ केस चल रहा है तो। डिपेंड करता है कि जो इंक्वायरी आएगी वो किस लेवल की रहती है ना, डिपेंड करता है। जब कभी भी फाइनल सिलेक्शन हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपके आपके लिए जो आपके बारे में जानकारी करने के लिए कुछ इंक्वायरी होती हैं, तो वो थाने से ही होती हैं। तो जो थाने से जो रिपोर्ट लग के जाएगी वो रिपोर्ट प्रूफ करती है कि ये इंसान कैसा है ना। तो वहां पर अगर कुछ भी ऐसे कुछ केस है तो आप बात कर लेना थाने में, तो वहां से सेटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये छोटे छोटे इशू होते हैं, कोई भी लिख के दे देता है।
चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क बन के रहना पड़ता है, इसलिए कोई भी ऐसा कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए जिससे दिक्कतें हो आगे जाकर, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो बेटा सीख लो, है ना। एक अंतिम सवाल, एक अंतिम सवाल जल्दी से कर दो। इनमें से किसका उपयोग किताब ले जाने में किया जाता है? विच ऑफ द यूज द कैरी ऑफ द बुक, बुक को कैरी किसके द्वारा किया जाता है? बुक को कैरी किसके द्वारा किया जाता है? किताब ले जाने के लिए बेटा किसका उपयोग करते हैं? तो हम बोलेंगे थैले का। आप बोलेंगे थैले में ले जाते हैं बेटा बुक को, थैले में। और थैले को क्या कह रहा है बेटा? तो थैले, बैग इज कॉल्ड, थैले को मतलब होता है बैग, तो बैग को क्या कह रहा है बेटा? थैले को शब्दकोश कहा जाता है। बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, तो आंसर डिक्शनरी लग जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन, खत्म सवाल। सवाल का आंसर बच्चे ए लग जाएगा, डिक्शनरी इज द राइट ऑप्शन। थैला बच्चे बी लगा रहे हैं ना, बी तो रियल आंसर है। अब थैले को क्या कह रहा है बेटा? डिक्शनरी। थैले को क्या कह रहा है बेटा? डिक्शनरी, तो डिक्शनरी इज द राइट ऑप्शन। शब्दकोश होगा, शब्दकोश हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? पॉइंट समझ में आ गया सारे बच्चों का? तो कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो टाइप नंबर 6 मैंने आपको करा दी, और प्रॉपर तरीके से टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके कराता चला जा रहा हूं, और आप सारे क्वेश्चनों को बेटा एग्जैक्टली करते चले जा रहे होंगे, ठीक है। सारे सवाल लगा लेना, ठीक है। अगली मुलाकात कल फिर करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। डीपीपी बेटा आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, ठीक है। मैं डेली आपको डीपीपी देता हूं, और डीपीपी आपको क्लास के ही साइड से 2 पीडीएफ दिखती होंगी। आप हमेशा याद रखा करो, जो भी क्लास डेली होती है वो क्लास जिस जगह सेव होगी उसी के साइड से देखने पर आपको 2 पीडीएफ दिखती होंगी। एक पीडीएफ में जो सवाल कराए जाते हैं डेली वो क्वेश्चन होते हैं, और दूसरी पीडीएफ में कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा सवाल दिए जाते हैं पर डे, इसी टाइप के, ठीक। तो कुछ मिक्स कोडिंग के सवाल में आज आपको और देने वाला हूं, उन्हें आप सॉल्व कर लेना बच्चों, सॉल्व कर लेना। कल और पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपकी एक दिन प्रॉब्लम डे रहेगा, परसों प्रॉब्लम डे रहेगा। तो जिन बच्चों की जो भी कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम बनेगी वो परसों प्रॉपर तरीके से पूछ सकता है बेटा, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा, अगली क्लास कल फिर होगी 11 बजे, दोबारा मुलाकात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।